हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल आरजे स्टडीज। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे सेक्शन 1 डिस्कस किया था एंड डिफरेंस बिटवीन प्रोबेशन एंड पेरोल डिस्कस किया था प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट से रिगार्डिंग। टुडे मैं आपसे सेक्शन 2, 3, 4 डिस्कस करूँगी और आज का ये जो लेक्चर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट के जो सेक्शन 3 एंड 4 हैं, दो सेक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. So I think this is going to be a very beneficial lecture for you all people. सेक्शन 2 के अंदर हम डेफिनेशंस डिस्कस करेंगे. 2B के अंदर जो प्रोबेशन ऑफिसर की डेफिनेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके लिए बिकॉज यहाँ से आपका क्वेश्चन आता है. और सेक्शन 13 और 14 के अंदर प्रोबेशन ऑफिसर का बताया गया है और 14 के अंदर आपकी ड्यूटीज ऑफ प्रोबेशन ऑफिसर मेंशन्ड है. सो सेक्शन 2 के अंदर एक ही इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है प्रोबेशन ऑफिसर की, उसे हम डील कर लेते हैं. सबसे पहले दैट 2B सेज प्रोबेशन ऑफिसर मींस एन ऑफिसर अपॉइंटेड टू बी अ प्रोबेशन ऑफिसर और रिकॉग्नाइज्ड एज सच अंडर सेक्शन 13. ठीक है, मतलब प्रोबेशन ऑफिसर वो ऑफिसर होता है जो कि अपॉइंटेड है एज अ प्रोबेशन ऑफिसर और रिकॉग्नाइज्ड किया गया उसे सेक्शन 13 के अंदर, और उसकी ड्यूटीज आपकी सेक्शन 14 में मेंशन्ड है. तो जब भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो सबसे पहले सेक्शन 2B को आप प्रोबेशन ऑफिसर बताएंगे, फिर सेक्शन 13 बताएंगे, देन सेक्शन 14 बताएंगे. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. 2A के अंदर कोड का बताया गया. कोड मीन्स द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898. यहाँ पे कोई अमेंडमेंट नहीं है. प्रेजेंटली हम कोड देखते हैं सिविल प्रोसीजर का 1973 का, बट यहाँ पे जो कोड मेंशन्ड है वो 1898 का कोड ही हम ले रहे हैं. ठीक है. 2C के अंदर प्रेस्क्राइब की डेफिनेशन है, प्रेस्क्राइब बाय रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट. डी के अंदर वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस की डेफिनेशन है, वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस यूज्ड बट नॉट डिफाइंड इन दिस एक्ट एंड डिफाइंड इन द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 shall have the meaning respectively assigned to them in that code. यहाँ पे यही बोला गया है, वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस यहाँ पे जो यूज किए गए हैं बट उनकी डेफिनेशन प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट में नहीं दी गई है, उनकी डेफिनेशन आपको CRPC 1973 में दी गई है, तो उनका मीनिंग वहां से ही लिया जाएगा. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू. सेक्शन 3 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनके मेन सेक्शन से इस एक्ट के, ये सेक्शन 3 आपका मेंशन करता है पावर ऑफ द कोर्ट टू रिलीज सर्टेन ऑफेंडर्स आफ्टर एडमोनिशन. कोर्ट के पास ये पावर है कि वो ऑफेंडर्स को एडमोनिशन का मतलब होता है चेतावनी देके छोड़ दे. बेसिकली ये सेक्शन ये बताता है कि किसी भी ऑफेंडर ने आपके जो ऑफेंस किए हैं आईपीसी के अंदर, जैसे 379, 380, 381, 404, 420 आईपीसी के, या फिर कोई भी ऑफेंस है जो कि पनिशेबल है इम्प्रिजनमेंट से 2 साल, फाइन और बोथ, ठीक है, या फिर किसी और अदर लॉ में, तो उन्हें एडमोनिशन पे छोड़ दिया जाएगा. अब एडमोनिशन पे छोड़ने के लिए उन्हें कोर्ट को ये कंसीडर करना पड़ेगा कि उन्होंने जो ऑफेंस किया है उसका नेचर क्या है और ऑफेंडर का कैरेक्टर क्या है. ठीक है, ये सब चीजें देखने के बाद एडमोनिशन पे कोर्ट छोड़ सकता है. समझा मैंने दिया है आपको ये सेक्शन. आई एम रीडिंग दिस फॉर यू. That when any person is found guilty of having committed an offence punishable under section 379, 380, 381, 404 and 420 of Indian Penal Code, or any offence punishable with imprisonment for not more than 2 years or with fine or with both under IPC or under any other law, and no previous conviction is proved against him, then benefit of admonition can be given considering the circumstances of the case. अब यहाँ पर हम 379 की बात कर रहे हैं, तो 379 आपका पनिशमेंट फॉर थेफ्ट बताता है, 380 आपका थेफ्ट इन ड्वेलिंग हाउस बताता है, 381 डील्स विद थेफ्ट बाय क्लर्क और सर्वेंट ऑफ प्रॉपर्टी इन पोजेशन ऑफ द मास्टर, 404 डील्स विद डिसऑनेस्ट मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी possessed by deceased person at the time of his death. इसका ये मतलब होता है कि मतलब कोई पर्सन उसकी डेथ हुई है, उसने कोई ऑर्नामेंट्स पहन रखे हैं, ठीक है, तो उसकी डेथ होने के बाद उसने क्या क्या पहन रखा है, उन ऑर्नामेंट्स को उसके आसपास के लोगों ने उतार लिया. ठीक है, जो भी उसके आसपास बैठे हैं उन लोगों ने उसका यूज कर लिया और उन लोगों ने बांट लिया आपस में. ठीक है, तो उस चीज का क्या हुआ है, डिसऑनेस्ट मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी हुआ है. 420 आईपीसी के अंदर चीटिंग एंड डिसऑनेस्टली इंड्यूसिंग डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी की बात कही गई है.
और कोई भी ऑफेंस है जो कि 2 साल से या उसके फाइन से या फिर दोनों से पनिशेबल है, यानी इसमें हम सेक्शन 304A ले सकते हैं आईपीसी का, कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस, ठीक है, क्योंकि उसमें पनिशमेंट आपका 2 साल मेंशन है, फाइन है और बोथ है। इन सब चीज़ों को देखते हुए कोर्ट एडमोनिशन पे छोड़ेगी और उस चीज़ के लिए आपको कुछ सर्कमस्टांसेस देखेगी। वो सर्कमस्टांसेस क्या है? फर्स्ट इज द नेचर ऑफ ऑफेंस, सेकंड इज कैरेक्टर ऑफ द ऑफेंडर। देन कोर्ट में इंस्टेड ऑफ पनिशमेंट और प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट रिलीज द पर्सन ऑन एडमोनिशन। ठीक है, यहाँ पे ये 2 बात इंपॉर्टेंट है, नेचर ऑफ द ऑफेंस एंड कैरेक्टर ऑफ द ऑफेंडर। सेक्शन 4 में जब हम इससे डिफरेंस करेंगे तो सेक्शन 4 में 3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होंगे, वहां पे 3 बातें हैं जिस बेसिस पे प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट पे छोड़ा जाएगा। अब सेक्शन 3 के अंदर एक एक्सप्लेनेशन भी मेंशन है कि अगर कोई भी पर्सन के अगेंस्ट कोई ऑर्डर हुआ है सेक्शन 3 में या सेक्शन 4 में, उसको भी हम प्रीवियस कन्विक्शन के अंदर कंसिडर करेंगे। Wherever there is any matter of conviction, an order under section 3 or section 4 shall also be considered previous conviction. This means if a person was given admonition earlier also, it shall be considered previous conviction. I hope this section 3 is clear to you. बेयर एक्ट से आपको इसकी एक थॉरो रीडिंग करनी है और ये यहाँ पे मैंने नोट्स फॉर्म में आपको एक फ्रेगमेंट्स में डिवाइड करके आपको पूरा सेक्शन मैंने यहाँ पे क्लियर किया है। ठीक है, सेक्शन 4 के अंदर हम बात कर रहे हैं पावर ऑफ द कोर्ट टू रिलीज सर्टेन ऑफेंडर्स ऑन प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट। कोर्ट के पास ये पावर है कि वो कुछ ऑफेंडर्स को प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट पे छोड़ सकती है। अब इसमें ये दे रखा है कि कोई भी ऐसा पर्सन जो है वो कोई भी ऑफेंस करता है जो कि डेथ और एलआई से पनिशेबल नहीं है, विच इज अदर देन डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, डेथ और एलआई से पनिशमेंट नहीं है वो ऑफेंस, और कोई भी पर्सन है जो गिल्टी फाउंड हुआ है, तो कोर्ट 3 सर्कमस्टांसेस देखेगी, दैट इज द नेचर ऑफ द ऑफेंस, सर्कमस्टांसेस ऑफ द ऑफेंस एंड द कैरेक्टर ऑफ द ऑफेंडर। इन सब चीजों को कंसीडर करने के बाद वो बॉन्ड साइन करवाएगी उस पर्सन से विद और विदाउट श्योरिटी। वो बॉन्ड 3 साल का होगा। उस बॉन्ड को साइन करने के बाद कोर्ट उसको थोड़े टाइम के लिए सुपरविजन में रखेगी। उस सुपरविजन के लिए एक प्रोबेशन ऑफिसर अपॉइंट किया जाएगा। ठीक है, और उस सुपरविजन ऑर्डर के बाद भी कोर्ट कुछ कंडीशंस लगा सकती है, जैसे रेजिडेंस की, एब्सटेंशन फ्रॉम इंटॉक्सिकेंट्स। ठीक है, ये और भी कोई कोर्ट को कुछ लगता है जो भी वो कंडीशन इम्पोज कर सके, उन सारी कंडीशंस को देखते हुए उसे प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट पे छोड़ा जाएगा। और उस प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट का जो भी एक कॉपी बनेगी, मतलब जो भी ऑर्डर कोर्ट बनाएगी उसकी एक कॉपी ऑफेंडर को भी दी जाएगी, श्योरिटी को भी दी जाएगी। ठीक है, ये सब आपका सेक्शन 4 के सबसेक्शन 4 और सबसेक्शन 5 में मेंशन्ड है। सो आई एम रीडिंग दिस फॉर यू। व्हेनेवर अ पर्सन हैज कमिटेड एन ऑफेंस, any offense which is other than death or life imprisonment, or when the person is found guilty, then court can consider following circumstances, that is the nature of the offense and the circumstances of the offense. Second, character of the offender. Then if the court consider it expedient, then instead of sentencing him, person shall be released on probation of good conduct. फिर कोर्ट को लगता है इन circumstances को देख के तो पर्सन को रिलीज कर दिया जाएगा प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट पे, और इस चीज के लिए उस ऑफेंडर से बॉन्ड शैल बी टेकन विद और विदाउट श्योरिटी एंड सच बॉन्ड शैल नॉट एक्सीड 3 years। ठीक है, वो बॉन्ड कितने साल का होगा? 3 साल का होगा। और जो 3 years का पीरियड है, उस पीरियड में उस पर्सन शैल कीप पीस एंड गुड बिहेवियर। उससे ये एक्सपेक्ट किया जाएगा कि वो शांति बनाए रखे और एक अच्छा व्यवहार रखे। ठीक है, और सबसेक्शन 1 के अंदर ये प्रोविजो भी मेंशन्ड है दैट किन सर्कमस्टांसेस में कोर्ट उसको रिलीज नहीं करेगी। इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस द कोर्ट शैल नॉट रिलीज द पर्सन दैट द ऑफेंडर और हिज श्योरिटी डज नॉट हैव अ फिक्स्ड प्लेस ऑफ अबोर्ड और डज नॉट हैव अ रेगुलर ऑक्यूपेशन इन द प्लेस ओवर विच द कोर्ट एक्सरसाइजेस जुरिस्डिक्शन। इन 2 सर्कमस्टांसेस के अंदर कोर्ट उसको प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट में नहीं छोड़ेगी। अगर पहला तो ये कि ऑफेंडर या फिर उसके श्योरिटी के पास कोई प्रॉपर जगह नहीं है, फिक्स्ड प्लेस रहने के लिए। ठीक है, या फिर उनके पास कोई एक रेगुलर ऑक्यूपेशन नहीं है जो वो कैरी कर सकें, जिससे अपनी लाइवलीहुड अर्न कर सकें, जहाँ पे कोर्ट का जुरिस्डिक्शन है। ठीक है,
इन सब चीजों को अगर नहीं है उसके पास तो कोर्ट उसे रिलीज नहीं करेगी। सबसेक्शन 2 आपका ये मेंशन करता है कि बिफोर मेकिंग एनी ऑर्डर द कोर्ट शैल टेक इनटू कंसीडरेशन द रिपोर्ट ऑफ द प्रोबेशन ऑफिसर। प्रोबेशन ऑफिसर जो भी रिपोर्ट बना के देगा उस ऑफेंडर के अगेंस्ट, उसको भी कंसीडर किया जाएगा। Subsection 3 says, if the court is satisfied that it is in the interest of the offender or public interest, then supervision order shall be passed and it shall not be less than 1 year। ठीक है, और अगर कोर्ट को ये लगता है कि ऑफेंडर का इंटरेस्ट है या फिर किसी पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर सुपरविजन ऑर्डर पास किया जाना चाहिए कि उस पर्सन को पहले सुपरवाइज करें हम कि उसका बिहेवियर सही है नहीं है, फिर उसको रिलीज करेंगे प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट पे, तो एक पहले कोर्ट सुपरविजन ऑर्डर भी पास कर सकती है। और उस सुपरविजन ऑर्डर का मतलब है दैट इट शैल नॉट बी लेस देन 1 ईयर, वो 1 साल से कम का नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड में सबसेक्शन 4 के अंदर ये मेंशन किया गया है कि दैट कोर्ट मेकिंग सुपरविजन ऑर्डर शैल आल्सो रिक्वायर द ऑफेंडर टू एंटर इनटू बॉन्ड with or without sureties to observe the conditions specified in such order, like residence, abstention from intoxicants, or any other matter as the court considers fit to impose for preventing a repetition of the same offence or other offence। कोर्ट जब सुपरविजन ऑर्डर बनाएगी उस टाइम पे भी वो एक बॉन्ड साइन करवा सकती है विद और विदाउट श्योरिटी, और उसमें कुछ कंडीशंस स्पेसिफाई कर सकती है रिगार्डिंग द रेजिडेंस, एब्सटेंशन फ्रॉम इंटॉक्सिकेंट्स, या फिर कोई और अदर कंडीशन जो कोर्ट को सही लगती है जिससे उस ऑफेंस का रिपीटिशन न हो या फिर कोई और ऑफेंस ऑफेंडर ना करे। ठीक है, सबसेक्शन 5 के अंदर आपका कॉपी ऑफ सुपरविजन ऑर्डर शैल बी गिवन टू द ऑफेंडर, श्योरिटी, प्रोबेशन ऑफिसर, एंड द टर्म्स ऑफ द सुपरविजन ऑर्डर शैल बी एक्सप्लेन टू द ऑफेंडर। ठीक है, कॉपी दी जाएगी उस सुपरविजन ऑर्डर की किस किस को, ऑफेंडर को, श्योरिटी को, प्रोबेशन ऑफिसर को, और जो भी सुपरविजन ऑर्डर की जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो प्रॉपर्ली एक्सप्लेन की जाएगी ऑफेंडर को। आई होप दिस सेक्शन 4 इज क्लियर टू यू। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ दिस एक्ट, राइट। केस के अंदर एक केस मेंशन्ड है सेक्शन 4 के अंदर, दैट इज राम प्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। इसमें ये कहा गया था दैट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4 आर डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट, द वर्ड यूज्ड इज मे डायरेक्ट, यानी कोर्ट की इच्छा के ऊपर है, डिस्क्रिशन है कोर्ट का, वो प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट पे किसी ऑफेंडर को रिलीज भी कर सकती है और नहीं भी रिलीज कर सकती है, क्योंकि यहाँ पर जो वर्ड मेंशन है वो मे डायरेक्ट है। जब हम इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ते हैं उसका जो सेक्शन 4 है उसमें आपका मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम और कंक्लूसिव प्रूफ को हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, वो आपको पढ़ना है, और जब मैं इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ाऊंगी तब मैं आपको प्रॉपरली वो सेक्शन भी एक्सप्लेन करूंगी, राइट। सेक्शन 5 के अंदर यहाँ पे प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट में पावर ऑफ द कोर्ट टू रिक्वायर रिलीज्ड ऑफेंडर्स टू पे कंपनसेशन एंड कॉस्ट मेंशन किया गया है, यानी जो भी रिलीज्ड ऑफेंडर्स है उसको कंपनसेशन देने को बोला जाएगा और उस प्रोसीडिंग्स की कॉस्ट भी बियर करने को बोला जा सकता है। सो द कोर्ट डायरेक्टिंग द रिलीज ऑफ एन ऑफेंडर अंडर सेक्शन 3 और सेक्शन 4 में मेक एट द सेम टाइम अ फर्दर ऑर्डर directing him to pay such compensation as the court thinks reasonable for the loss or injury caused to any person by the commission of the offense, यानी ऐसा compensation जितना कोर्ट को सही लगता है as the court thinks reasonable उस पर्सन को जिसको लॉस हुआ है। ठीक है, such cost of the proceedings as the court thinks reasonable, उस प्रोसीडिंग्स की कॉस्ट बियर करने को भी बोला जा सकता है। फिर जो भी अमाउंट यहाँ पे ऑर्डर किया जाएगा, द अमाउंट ऑर्डर टू बी पेड मे बी रिकवर्ड एज अ फाइन। ठीक है, इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 386 एंड 387 ऑफ द 1898 कोड। प्रेजेंटली वो कौन से सेक्शन है, 421 एंड 424 सीआरपीसी 1973 के। ठीक है, बेयर एक्ट के अंदर आपका 1898 का ही कोड मेंशन है जिसमें सेक्शन 386 एंड 387 मेंशन्ड है, और नए जो सेक्शन है वो मैंने आपके लिए मेंशन कर दिए गए हैं, और जो भी अमाउंट उस ऑफेंडर को बोला जाएगा पे करने के लिए वो एज अ फाइन रिकवर किए जाएंगे। प्लस अगर कोई सिविल कोर्ट इस को ट्राई करता है इस ऑफेंस को या कोई ऐसे सूट को ट्राई करता है तो जो भी वो ऑफेंडर को बोलेगा कंपनसेशन पे करने को वो डैमेजेस की तरह लिए जाएंगे उससे। A civil court trying any suit arising out of the same matter
for which the offender is prosecuted and shall take into account any amount paid or recovered as compensation in awarding damages. I hope all these sections are clear to you. If you still have any queries, please let me know in the comment section. ठीक है, मैं आपकी क्वेरी सॉल्व कर दूंगी. एंड अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे. थैंक यू सो मच फॉर टुडे.